आगे अपन बात करते हैं परमाणु त्रिज्या। एटॉमिक रेडियस। परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार एक ही बात होती है। परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? कोई भी एक एटम है, परमाणु है, उसका एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से उसके ये जो है वैलेंसी सेल बोलते हैं इसको, आउटर मोस्ट सेल को, सबसे जो बाहरी कोश है उसे अपन बोलते हैं संयोजकता कोश, सबसे बाहर वाला संयोजकता कोश। तो इसके नाभिक से इसके संयोजकता कोश के बीच की जो दूरी है इसी को हम क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? किसी परमाणु के नाभिक से संयोजकता कोश के बीच की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? किसी परमाणु के नाभिक से संयोजकता कोश के बीच की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंसी सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस और रेडियस। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंसी सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। ठीक है। परमाणु त्रिज्या 3 प्रकार की होती है। एटॉमिक रेडियस आर ऑफ 3 टाइप्स। परमाणु त्रिज्या कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या, कोवेलेंट रेडियस। सहसंयोजक त्रिज्या, कोवेलेंट रेडियस। सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है कि कोई भी एक सहसंयोजी अणु है जो 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। ये कोई एक ए एटम है, ये बी एटम है, ए परमाणु बी परमाणु, ये इसका नाभिक है, ये इसका नाभिक है। इसके नाभिक से इसके संयोजकता कोश के बीच की दूरी है आर ए, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है? आर बी। 2 परमाणु है, दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी कितनी हो गई? आर ए और आर बी। अच्छा, अब इनके जो दोनों के जो नाभिकों के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है, इस टोटल डिस्टेंस को हम कहते हैं बंध लंबाई। क्या कहते हैं? बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ। और ये टी ए भी कह देते हैं इसको, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। और ये कितनी होगी? आर ए प्लस आर बी, दोनों के बीच की दूरी बंध लंबाई होगी जो कितनी है? आर ए प्लस आर बी। इस डिस्टेंस का जो हाफ वैल्यू है, आधा जो मान है, इस डिस्टेंस की जो हाफ वैल्यू है, इसका जो आधा मान है, ये आधा मान ही क्या कहलाएगी? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस बराबर क्या हो जाएगा? आर ए प्लस आर बी अपॉन 2। तो ये होती है सहसंयोजक त्रिज्या। दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाती है? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। तो सहसंयोजक त्रिज्या की क्या डेफिनेशन होगी? किसी शुद्ध सहसंयोजी अणु में 2 निकटवर्ती बंधित, आपस में जुड़े हुए, किसी शुद्ध सहसंयोजी अणु में 2 निकटवर्ती बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा। किसी शुद्ध सहसंयोजी अणु में 2 निकटवर्ती बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाती है? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। मतलब इंग्लिश में बात करें तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियसेस ऑफ 2 adjacent bonding atoms in a covalent molecule।
half of the distance between nucleuses of two adjacent bonding atoms in a covalent molecule is called as covalent radius. तो दोनों परमाणु के जो नाभिकों के बीच की दूरी है उसका क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो क्या कहलाती है वो, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। अब फोर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मतलब ध्रुवीय सहसंयोजक बंध के लिए बंध लंबाई हम निकालते हैं। बंध लंबाई बॉन्ड लेंथ distance between A and B, DAB equals to RA plus RB minus 0.09 into XA minus XB। तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश आ जाता है उसे अपन पोलर मतलब ध्रुवीय कहते हैं। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज पोलर। तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध में बंध लंबाई जो सहसंयोजक त्रिज्या है या सहसंयोजक की जो बंध लंबाई है उससे थोड़ी कम होती है ध्रुवीय की। कितनी होती है, DAB बराबर RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू XA माइनस XB। इसको हम बोलते हैं शूमाकर स्टीवेंसन इक्वेशन। शूमाकर स्टीवेंसन समीकरण कहते हैं इसको। शूमाकर स्टीवेंसन इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पर XA क्या है, A की विद्युत ऋणता है, XA is the electronegativity of A, while the XB is the electronegativity of B। XB B की विद्युत ऋणता है, क्या होगा, सहसंयोजक त्रिज्या क्या होगी, किसी शुद्ध सहसंयोजक अणु में दो निकटवर्ती बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियसेस ऑफ टू एडजेसेंट बॉन्डिंग एटम्स इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल व्हिच कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियस। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ध्रुवीय सहसंयोजक बंध के लिए इसका मान क्या होता है, बंध लंबाई का RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू XA माइनस XB। XA और XB का इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, A और B की विद्युत ऋणता है। इसका मतलब जो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध की बंध लंबाई होती है वो शुद्ध सहसंयोजक बंध से कम होती है। पोलर की बॉन्ड लेंथ इज लेस देन प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये इसमें आती है। दूसरा हमारे पास आता है धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या मेटालिक रेडियस। धात्विक त्रिज्या मेटालिक रेडियस तो धात्विक त्रिज्या क्या होती है, कोई भी एक मेटल लैटिस है, धात्विक क्रिस्टल है, उसमें मेटल एटम्स तो धातु परमाणु है वो कुछ इस तरीके से अरेंज रहते हैं।
ऐसे कुछ ये अरेंज रहते हैं। इनमें कोई भी जो दो धातु परमाणु है, मेटल एटम्स, उनके नाभिकों के जो बीच की दूरी का आधा है, वही क्या कहलाएगी? धात्विक त्रिज्या कहलाएगी। वही क्या कहलाएगी? धात्विक त्रिज्या कहलाएगी। तो धात्विक त्रिज्या और सैद्धांतिक त्रिज्या, मेटलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस, दोनों में बेसिक सा फर्क है। इसमें आता था बंधित, इसमें बंधित नहीं आता, बस एडजेसेंट, निकटवर्ती। मतलब किसी धात्विक क्रिस्टल में धात्विक त्रिज्या क्या होगी? किसी धात्विक क्रिस्टल में दो निकटवर्ती धातु परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाती है? धात्विक त्रिज्या कहलाती है। किसी धात्विक क्रिस्टल में दो निकटवर्ती धातु परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाती है? धात्विक त्रिज्या कहलाती है। इसमें half of the distance between nucleuses of two adjacent metal atoms in a metallic lattice or metallic crystal, ठीक है? half of the distance between two adjacent metal atoms in a metallic lattice or metallic crystal is called as metallic radius, ठीक है? और जो थर्ड हमारे पास आती है, तीसरी रेडियस, वो है वान डर वाल्स रेडियस। वान डर वाल त्रिज्या, वान डर वाल्स रेडियस, वान डर वाल त्रिज्या। तो वान डर वाल्स रेडियस में क्या रहता है? ये जैसे एडजेसेंट बॉन्डिंग एटम्स हैं, इनके न्यूक्लियस के बीच के जो डिस्टेंस है, नाभिक के बीच की दूरी, ये होगी आपकी कोवेलेंट रेडियस। ये सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। और जो नॉन बॉन्डिंग एटम्स हैं, अबंधित, उनके जो नाभिकों के बीच की दूरी है, ये कहलाएगी क्या? वान डर वाल रेडियस। इनमें सबसे ज्यादा, तीनों रेडियस में सबसे ज्यादा वैल्यू होती है वान डर वाल रेडियस की। सबसे ज्यादा किसकी होती है? वान डर वाल त्रिज्या सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। उससे कम होती है धात्विक त्रिज्या, और सबसे कम होती है सहसंयोजक त्रिज्या। वान डर वाल रेडियस सबसे ज्यादा रहती है, उसके बाद मेटेलिक, और सबसे कम कोवेलेंट। तो वान डर वाल त्रिज्या की क्या परिभाषा होगी, डेफिनेशन क्या होगी वान डर वाल्स की? कि किसी अणु में दो निकटवर्ती अबंधित, जुड़े हुए नहीं है आपस में, दो निकटवर्ती अबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाती है? वान डर वाल त्रिज्या कहलाती है। दो निकटवर्ती अबंधित, दो निकटवर्ती अबंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाती है? वान डर वाल त्रिज्या कहलाती है। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नॉन बॉन्डिंग एटम्स, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नॉन बॉन्डिंग एटम्स इज कॉल्ड एज वान डर वाल्स रेडियस। तो सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू होती है? वान डर वाल की। उससे कम किसकी होती है? धात्विक की। और सबसे कम किसकी होती है? सहसंयोजक की होती है। किसकी होती है? सहसंयोजक की होती है। ये परमाणु त्रिज्या के तीन पार्ट हो गए, सहसंयोजक, धात्विक और वान डर वाल। नेक्स्ट है हमारे पास आयनिक रेडियस। आयनिक त्रिज्या।
आयनिक रेडियस। तो आयन दो टाइप के होते हैं, धनायन और ऋणायन, कैटायन और एनायन। तो धनायन के नाभिक से उसके संयोजकता कोष के बीच की दूरी धनायन त्रिज्या, ऋणायन के नाभिक से उसके संयोजकता कोष के बीच की दूरी ऋणायनिक त्रिज्या। मतलब आयनिक में वापस दो टाइप की हो जाएगी, आयनिक में धनायनिक और ऋणायनिक। तो कैटायनिक एंड एनायनिक। तो धनायन में क्या होता है, धनायन प्लस चार्ज, ऋणायन में माइनस। तो धनायन के नाभिक से उसके संयोजकता कोष के बीच की दूरी धनायनिक त्रिज्या, और ऋणायन के नाभिक से उसके संयोजकता कोष के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, ऋणायनिक त्रिज्या। मतलब किसी भी आयन के नाभिक से उसके संयोजकता कोष के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, आयनिक त्रिज्या कहलाएगी, है ना। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंसी सेल ऑफ एनी आयन इज कॉल्ड एज ionic radius, and the radius of cation is called as cationic radius, while the radius of anion is called as anionic radius. Okay, अब अपने को एक चीज पता है कि धनायन का आकार या त्रिज्या हमेशा उदासीन परमाणु से कम होती है। धनायन का आकार या त्रिज्या हमेशा उदासीन परमाणु से क्या होती है, कम होती है। साइज और रेडियस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम। ठीक है, मतलब उदासीन जो है उसका आकार बड़ा होता है किससे, धनायन से। न्यूट्रल एटम का साइज हमेशा कैटायन से बड़ा होता है। क्या ये साइज और रेडियस एक ही बात है, आकार या त्रिज्या। तो उदासीन परमाणु का आकार बड़ा होता है किससे, धनायन से। न्यूट्रल एटम इज ऑलवेज लार्जर देन कैटायन। ठीक है, रीजन उसके क्या है, तो तीन कारण है इसके, तीन रीजन है। पहला अपन जैसे देखें, एग्जांपल के साथ अपन देखेंगे तो जैसे Na और Na प्लस, Na और Na प्लस। परमाणु क्रमांक आप जानते हैं, टर्म नंबर 11 रहता है। परमाणु क्रमांक तो 11 ही, इलेक्ट्रॉन कम रह गए, तो एक निकल गया तो 10 इलेक्ट्रॉन रहे। अच्छा, अब यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखे अपन, Na का तो 1s2 2s2 2p6 3s1। इसका लिखे 1s2 2s2 2p6। इसमें 3 सेल है, 3 कोष है, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ पर 2 कोष है। तो कारण है आकार कम होने का धनायन का, एक कोष समाप्त हो जाता है, वन सेल डिसअपीयर्स। जैसे ये इसका न्यूक्लियस हुआ, ये फर्स्ट सेल हुआ इसका, सेकंड सेल, थर्ड सेल, पहला दूसरा और फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें अपन देखें ये पहला और दूसरा, तीसरा तो खत्म हो गया, उसका इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो कारण क्या हो गया, वन सेल डिसअपीयर्स। ठीक है, एक कोष समाप्त हो जाता है। वन सेल डिसअपीयर्स, एक कोष समाप्त हो जाता है। एक कोष समाप्त होने की वजह से धनायन का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा अपन यदि दूसरा तीसरे रीजन की बात करें तो Na और Na प्लस, साइज किसका बड़ा है यहाँ पर, Na का। ठीक है, किसका बड़ा, Na का। यहाँ पर भी किसका, वही Na का। अच्छा, अब यहाँ पर अपन बात करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने कितने हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो Na में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है।
और प्रोटॉन, सॉरी इसमें Na+ में इलेक्ट्रॉन कितने, 10, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अच्छा Na में यहाँ पर प्रोटॉन कितने, 11 और Na+ में 11। प्रोटॉन में चेंज नहीं होता, हमेशा चेंज किसमें होता है, इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो अब Na में 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं केमिस्ट्री से, थोड़ा सा हट जाते एक बार। माना कि दो थाने हैं, एक Na थाना है, एक Na+ थाना है। थाना अपन जानते हैं, वो अलग बात है कि वहाँ काम नहीं पड़ा अपना भी, जहाँ चोर पुलिस पाए जाते हैं, है ना, उसे अपन थाना कहते हैं। तो दो थाने हैं, Na थाना और Na+ थाना। Na थाने में 11 चोर और 11 पुलिस हैं। Na थाने में कितने, 11 चोर और 11 पुलिस। Na+ में 10 चोर और 11 पुलिस। Na+ में पुलिस ज्यादा है, चोर कम है। कौन से थाने के चोर ज्यादा कंट्रोल में रहेंगे, Na+ के। मतलब यहाँ पर इसका प्रोटॉन का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा रहेगा, जबकि यहाँ पर क्या रहेगा, कम। अब अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो उसको पकड़ के रखेंगे, खींच के रखेंगे, तो ऑटोमेटिक इसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो सेकंड कारण क्या हुआ, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन ऑन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बढ़, आकर्षण बढ़ जाता है। अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। और तीसरा पॉइंट है, जब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, सेम चार्ज में रिपल्सन होता है, अपन जानते हैं, समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, सेम चार्ज में रिपल्सन होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है 11, यहाँ कम है 10। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ कम है वहाँ रिपल्सन भी क्या होगा, कम। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण कम हो जाता है। तो तीसरा कारण क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 कारण रहे कि जिसकी वजह से धनायन का आकार उदासीन से छोटा होता है, या आकार बोले रेडियस बोले एक ही बात है। ठीक है, तो साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम। धनायन का आकार हमेशा उदासीन परमाणु से छोटा होता है। 3 कारण है। पहला कारण है एक सेल डिसअपियर हो जाता है, एक कोष समाप्त हो जाता है। दूसरा कारण है इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस वजह से उदासीन का आकार बड़ा होता है, धनायन का आकार छोटा होता है। ठीक है, अब इसके अपोजिट अपन बात करें कि ऋणायन का आकार हमेशा उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन न्यूट्रल एटम। साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन न्यूट्रल एटम। तो ऋणायन का आकार हमेशा उदासीन परमाणु से क्या होता है, बड़ा होता है। इसका क्या कारण रहता है, इसमें जैसे एग्जांपल के साथ अपन देखें तो Cl और Cl माइनस, साइज किसका बड़ा है, Cl माइनस का, जिस पर माइनस चार्ज है उसका साइज बड़ा होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखें अपन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 3 सेल हो गए इसमें। फर्स्ट सेकंड थर्ड सेल किसको बोलते हैं, नंबर को। 1s है, फिर 2 में 2 आ गए, 3 में भी। कोष ये होता है, पहला कोष दूसरा कोष, अब दूसरे कोष में 2 कोष हैं S और P, तीसरे कोष में भी 2 उपकोष हैं। तो एक कोष, 2 कोष, 3 कोष है ना, सेल, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। बाकी ये S और P एक सब सेल। अच्छा यहाँ पर देखें अपन
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया इसने, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या हो जाएगा 3p6। इसमें भी सेल कितने हैं 3 है। तो इसमें अपन जैसे देखें फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल, यहाँ पर भी फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल। तो यहाँ दोनों कंडीशन मतलब यहाँ पर सेल डिसअपियर नहीं हुआ, कोश समाप्त नहीं हुआ, ठीक है, ना बढ़ा, ठीक है, ना घटा। तो एक कोश समाप्त नहीं होता है। पहला रीजन क्या हो गया, वन सेल डू नॉट डिसअपियर्स, वन सेल डू नॉट डिसअपियर्स, एक कोश समाप्त नहीं होता है। एक तो ये कारण रहा रेनायन का आकार बड़ा होने का, बाकी फिर दूसरे दो कारण और क्या रहेंगे, जैसे Cl और Cl माइनस। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें, Cl में कितने इलेक्ट्रॉन 17, Cl माइनस में 18, प्रोटॉन कितने हैं 17 हैं दोनों में, ठीक है। वापस थोड़ा सा अपन वही खाने वाली बात कर लेते हैं कि Cl खाना है, उसमें 17 चोर 18 और 17 पुलिस, 17 चोर 17 पुलिस, जबकि Cl माइनस खाने में 18 चोर और 17 पुलिस। अच्छा, अब यहाँ पर पुलिस मतलब चोर 17 और पुलिस भी 17, यहाँ पर चोर 18 और पुलिस 17। कौन से थाने में पुलिस को चोरों से खतरा, Cl माइनस में, क्योंकि यहाँ चोर कितने हैं 18, पुलिस से ज्यादा है, तो मतलब ये कंट्रोल में नहीं होंगे। तो कहने मतलब पुलिस का कंट्रोल पे क्या रहेगा कम, पुलिस से मतलब प्रोटॉन मतलब नाभिक। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम, आकर्षण कम हो जाएगा तो फैलेंगे तो साइज बढ़ेगा। अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो रिपल्सन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक हो जाएगा। तो ऋणायन का आकार बड़ा होता है उदासीन से, 3 कारण है। एक कोश समाप्त नहीं होता है, वन सेल डू नॉट डिसअपियर्स, ठीक है। अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, नाभिक पर आकर्षण का बल कम हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। ये कारण है जिसकी वजह से ऋणायन का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। कोई डाउट इसमें? ओके, अब साइज या रेडियस की अपन बात करें पीरियोडिक टेबल में। और पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में दो चीजें होती हैं, इधर से इधर जाते हैं, ये क्या होता है आवर्त, पीरियड, और इधर से इधर आप जाते हैं तो ये क्या होता है वर्ग, या समूह भी कहते हैं इसको। तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं, तो आकार या त्रिज्या कुछ भी बोले हो, कोई भी त्रिज्या, आयनिक हो एटॉमिक हो कोई भी मतलब, ठीक है। तो आकार या त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है, सॉरी कम होता है। साइज और रेडियस डिक्रीज इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो एटॉमिक साइज या आयनिक रेडियस, कोई भी रेडियस या साइज क्या होता है
कम होता है, ठीक है। और ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो साइज या रेडियस, आकार या त्रिज्या का मान क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियड में, तो साइज या रेडियस का मान कम होगा। और ग्रुप में टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो क्या होता है, बढ़ता है। तो वर्ग में आकार बढ़ता है, आवर्त में घटता है। साइज इंक्रीज इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। उल्टा चले तो उल्टा हो जाएगा, नीचे से ऊपर आ रहा है तो कम हो जाएगा। इधर राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो बढ़ जाएगा। ये तो एक तरफ ध्यान रख लो तुम, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, ठीक है। तो ये साइज का ऑर्डर रहता है पीरियोडिक टेबल में। तो अब स्मॉलेस्ट साइज किसका होता है पीरियोडिक टेबल में? स्मॉलेस्ट साइज, सबसे छोटा आकार, ये फ्लोरीन का। पीरियोडिक टेबल में स्मॉलेस्ट साइज किसका होता है? फ्लोरीन। सबसे छोटा आकार किसका होता है? फ्लोरीन का होता है, एफ का होता है। और लार्जेस्ट साइज, सबसे बड़ा आकार, सबसे बड़ा आकार किसका होता है? हाँ, तो रेडॉन और सीजियम, ठीक है, रेडॉन और सीजियम का होता है। अच्छा, अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि इनर्ट गैसेस सबसे बाद में होती हैं, उनका साइज क्या होना चाहिए? सबसे कम होना चाहिए। मतलब उस हिसाब से देखें, लेफ्ट टू राइट जा रहे तो सबसे कम होना चाहिए। लेकिन इनर्ट गैस, अक्रिय गैसों का आकार सबसे बड़ा होता है। तो इनर्ट गैस हैज द लार्जेस्ट साइज इन एवरी पीरियड। इनर्ट गैसेस हैज द लार्जेस्ट साइज और रेडियस इन एवरी पीरियड ड्यू टू वान-डेर वाल्स रेडियस। अक्रिय गैसों में वान-डेर वाल त्रिज्या होती है। अक्रिय गैसों में क्या होती है? वान-डेर वाल त्रिज्या होती है। इसलिए अक्रिय गैसों का आकार प्रत्येक आवर्त में सबसे अधिक होता है। अक्रिय गैसों का आकार प्रत्येक आवर्त में सबसे अधिक होता है। जैसे पहले आवर्त में हीलियम का सबसे बड़ा होगा, दूसरे आवर्त में नियोन का सबसे बड़ा होगा, तीसरे आवर्त में आर्गन का सबसे बड़ा होगा। तो इस तरीके से अक्रिय गैसों का आकार प्रत्येक आवर्त में सबसे अधिक होता है, सबसे बड़ा होता है। कारण वान-डेर वाल्स रेडियस, वान-डेर वाल त्रिज्या के कारण ये इसमें रहता है। अब अपन आगे बात करेंगे आयनन एंथैल्पी, आईई या आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल आई। आयनाइजेशन एंथैल्पी आईई और आयनाइजेशन पोटेंशियल आईपी। ओके, आयनन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव। ये क्या होता है आयनन एंथैल्पी? देखिए, कोई भी एक एटम है, एक परमाणु है, ठीक है, उस परमाणु का ये वैलेंसी सेल है और ये न्यूक्लियस है। वैलेंसी सेल, संयोजकता कोष बोलते हैं इसको। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है संयोजकता कोष में, दिस इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बाहर वाले कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम क्या कहते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। इस इलेक्ट्रॉन को हम निकाल के बाहर ले जाएंगे, तो इसको ऐसे बोलते बाहर चला जाए तो जाएगा नहीं,
ठीक है, अपन जानते हैं अपने कुछ करना किसी को बाहर भेजना हो तो उसको अपने को ऊर्जा देनी पड़ती है ना। इसको भी तो अपने कुछ करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है कि नहीं, तो इसको क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ आपको देनी पड़ेगी क्या, एनर्जी, ऊर्जा इसको मिलेगी। ऊर्जा ये लेके आपका चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा तो ये जो एनर्जी आपने दी यही क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। तो आयनन एंथैल्पी क्या होगी, किसी परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए या अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन एंथैल्पी कहलाती है। किसी परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, रिक्वायर्ड एनर्जी टू एलिमिनेट ए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होगी, क्या रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर एलिमिनेशन ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी, जो ऊर्जा हम दे रहे हैं वही क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, अब जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे अपन, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उसे अपन बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जितनी ऊर्जा हम देंगे पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, प्रथम आयनन एंथैल्पी। फिर हमें और एक निकालना है तो फिर वापस ऊर्जा देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देंगे दैट इज कॉल्ड एज सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी। तीसरे को निकालेंगे तो तृतीय आयनन एंथैल्पी। मतलब हम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, हमारे पास एनर्जी उतनी होनी चाहिए, जितने चाहो निकालो, एनर्जी देते जाओ। ठीक है, तो जैसे माना कि ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ये ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, हमेशा इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा शोषी प्रोसेस है ये। ऊष्मा का इसमें हमेशा क्या होता है, अवशोषण होता है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना ही ज्यादा अवशोषण होगा। जैसे कोई एक मेटल है एम, कोई भी मेटल एम, धातु, ठीक है, ये तुम्हें उदासीन अच्छी नहीं लग रही, तुम चाहते हो इसको तुम आवेशित कर दो, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा चार्ज करने के, तो तुम्हें क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। आपने इसको ऊर्जा दी, एनर्जी दी, ठीक है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और इस पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ओके, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, उदासीन न्यूट्रल मेटल था, वो एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये +1 चार्ज में आ गया। इसमें जो ये एनर्जी हमने दी, ये एनर्जी क्या होगी, IE1। इस एनर्जी को क्या बोलेंगे, IE1, मतलब प्रथम आयनन एंथैल्पी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, उसको जो एनर्जी देंगे क्या बोलेंगे, प्रथम आयनन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, अब आप जानते हैं कि साइज जैसे जैसे, मतलब धनायन का आकार उदासीन से क्या होता है, छोटा होता है। साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम। तो अब ये न्यूट्रल था, ये धनायन हो गया, इसका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया, कम हो गया। अच्छा, अब तुम और चाहते हो कि इससे और इलेक्ट्रॉन निकाल लें, और इलेक्ट्रॉन निकालें तो आपको क्या देनी पड़ेगी, और एनर्जी देनी पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन और निकला, अब ये क्या हो जाएगा, M+2। अब साइज और कम हो गया, ये जो एनर्जी आपने दी ये क्या कहलाएगी, IE2, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसे क्या कहेंगे अपन, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तुम चाहते हो और इलेक्ट्रॉन निकालो, और एनर्जी आपको देनी पड़ेगी।
ये क्या हो जाएगा M+3, इसको आप क्या बोल देंगे IE3, थर्ड आयनोस एंथैल्पी, तृतीय आयनन एंथैल्पी। ऐसे आप कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, जितने चाहे उतने निकाल सकते हैं, उसी हिसाब से आप एनर्जी देते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे। अब सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, देखो कंसेप्ट के बेस पे काम करो। आप देख रहे हैं M न्यूट्रल था, प्लस हुआ, साइज कम हुआ, साइज कम हुआ तो न्यूक्लियस नाभिक से डिस्टेंस कम हुई, साइज कम हो गया, साइज कम हो गया तो डिस्टेंस कम हुई, कम हुई तो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की पकड़, न्यूक्लियस का होल्ड ऑन इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो न्यूट्रल से प्लस आया, साइज कम हुआ, होल्ड ज्यादा हुआ, होल्ड ज्यादा हुआ तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, प्लस और बढ़ा, प्लस और बढ़ा तो साइज और कम हुआ, प्लस और बढ़ा तो साइज और कम हुआ। साइज जितना ज्यादा कम होगा न्यूक्लियस की होल्डिंग उतनी ज्यादा बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की पकड़ बढ़ेगी। उस पकड़ को छुड़ाना है तो तुम्हें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी मतलब ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, इसका मतलब आयनन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो बाद वाली आयनन एंथैल्पी हमेशा पहले वाली से ज्यादा होती है, बाद वाली आयनन एंथैल्पी हमेशा पहले वाली से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो सबसे कम आयनन एंथैल्पी कौन सी होगी, IE1, इसके बाद IE2, इसके बाद IE3। इस तरीके से आयनन एंथैल्पी का ये ऑर्डर होता है, क्रम चलता है। ओके, कोई डाउट है इसमें, पक्का? ओके, तो आयनन एंथैल्पी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, वो क्या है, आयनन एंथैल्पी है। ये कैसी होती है, एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी होती है हमेशा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अपने को। पहले वाली आयनन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा बाद वाली से कम होती है, तो बाद वाली की पहले वाली से ज्यादा होती है। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब अफेक्टिंग फैक्टर्स की बात करें, आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक, अफेक्टिंग फैक्टर्स, ठीक है। मतलब किस वजह से आयनन एंथैल्पी का मान कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, ठीक है, उसके बोलते हैं अफेक्टिंग फैक्टर्स। तो सबसे पहला अपने पास है आकार, साइज, आकार साइज। देखिए कॉमन सी बात अपन देखते हैं, अपन एक चीज जान रहे हैं कि आकार प्लस चार्ज बढ़ रहा है, आकार छोटा हो रहा है, आकार छोटा हो रहा है, न्यूक्लियस का होल्डिंग बढ़ रहा है, आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ रहा है। इसका मतलब जिसका आकार छोटा होगा उसकी आयनन एंथैल्पी ज्यादा होगी, जिसका आकार बड़ा होगा आयनन एंथैल्पी कम होगी। क्योंकि आकार बड़ा होगा तो न्यूक्लियस नाभिक से डिस्टेंस ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो अट्रैक्शन, आकर्षण कम, तो कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो आयनन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। आकार के क्या होती है, ये व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब आपके साइज बढ़ेगा एटम का, आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, कम, और साइज क्या होगा आपके कम होगा तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे न्यूक्लियस है, ये एक छोटा साइज है, एक बड़ा साइज है, ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास में तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ये न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है तो अट्रैक्शन कम होगा, कम अट्रैक्शन होगा तो कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो जिसका साइज छोटा होगा उसकी आयनन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। सॉरी, साइज छोटा होगा उसकी आयनन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी, और बड़ा होगा तो उसकी क्या होगी, कम। तो सीधी बात ध्यान रख सकते हैं, आकार बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी का मान
कम होगा। सेकंड अपन बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ENC। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रभावी नाभिकीय आवेश मतलब ऐसे समझ लो कि नाभिक का आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, आकर्षण ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा चाहिए, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा मतलब होल्ड ज्यादा कर रखा है उसने, उसको तोड़ना है तो एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा होगा तो आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब ये क्या होगी, समानुपाती होगी। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज्यादा होगा, आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा होगा। इसका मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश घटेगा तो आयनन एंथैल्पी का मान भी घटेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी, घटेगा तो घटेगी। तीसरा हमारे पास आता है यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। ओके, ये क्या होता है परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट? जैसे देखें, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पहले तो आयनन एंथैल्पी के बता देते कैसे। जैसे कोई भी एक ये एटम है, उसका न्यूक्लियस है, ये इसका वैलेंसी सेल है, संयोजकता कोश, और ये इसका इनर सेल है, आंतरिक कोश। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कौन सा निकलता है, संयोजकता कोश का, वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। लेकिन इनर सेल में भी तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आंतरिक कोश में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, अब जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर भी लगेगा और इनर सेल के इलेक्ट्रॉन पर भी लगेगा, आंतरिक वाले इलेक्ट्रॉन पर भी लगेगा और बाहर में भी लगेगा। लेकिन अब यदि इनर सेल में इलेक्ट्रॉन कम है, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन कम है, तो ज्यादातर जो फोर्स पे क्या लगेगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर, उसको होल्ड करके रखेगा। तो यहाँ जब इस पर ज्यादा फोर्स लग रहा है तो एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, ऊर्जा ज्यादा चाहिए उसको निकालने के लिए। लेकिन यदि इनर सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो अब ज्यादातर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कहाँ रख जाएगा, इनर सेल इलेक्ट्रॉन उसको शील्ड कर लेंगे, उसको रोक देंगे। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर वो क्या लगेगा, कम लगेगा, कम लगेगा तो कम एनर्जी से ही निकल जाएगा। इसे हम क्या करें, शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट की क्या परिभाषा हुई, यदि संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर, संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले नाभिक के आकर्षण बल को, संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले नाभिक के आकर्षण बल को आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा रोक लिया जाता है या कम कर दिया जाता है, तो उसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। यदि संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले नाभिक के आकर्षण बल को आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा रोक लिया जाता है या कम कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। परिरक्षण अधिक होने पर आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। इफ द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, है ना, क्या डेफिनेशन होगी, इफ द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज्ड बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स, देन इट इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट। मोर शील्डिंग, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, लो शील्डिंग, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो क्या हुआ इसका शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन,
if the attraction force of nucleus on valency electron decreased by inner shell electrons, then it is called as shielding effect. More shielding is called low ionization enthalpy. तो shielding effect क्या होगा? ज्यादा. ionization enthalpy की वैल्यू क्या होगी? कम. shielding effect क्या होगा? कम. ionization enthalpy वैल्यू क्या होगी? ज्यादा. shielding effect ज्यादा तो ionization enthalpy कम, और shielding effect कम तो ionization enthalpy ज्यादा. ये तीन फैक्टर हो गए, साइज, प्रभावी नाभिक आवेश और परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट. इसके बेसिस पर तुम देख सकते हैं चीजों को, कब बढ़ेगा कब घटेगा. फिर नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है पेनिट्रेटिंग पावर. चौथा कारक है इसमें, फोर्थ पॉइंट, पेनिट्रेटिंग पावर. भेदन क्षमता. पेनिट्रेटिंग पावर, भेदन क्षमता. पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को हम कहां से निकाल रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस के पास से निकाल रहे हैं, दूर से निकाल रहे हैं, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? भेदन क्षमता. बाहर से अंदर से वो सारी चीजें इसमें रहती हैं. जैसे ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल. अपन जान रहे हैं कि जितने न्यूक्लियस के पास से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस नाभिक के जितने पास से निकलेगा उतनी एनर्जी, ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा. मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको ज्यादा देनी पड़ेगी सेकंड ऑर्बिट के कंपैरिजन में. सेकंड से में ज्यादा देनी पड़ेगी थर्ड से, थर्ड में ज्यादा देनी पड़ेगी फोर्थ से. तो मतलब नाभिक के जितने नजदीक से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी, ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी. सबसे ज्यादा कौन से उसमें देनी पड़ेगी? फर्स्ट में. सबसे कम किस में देनी पड़ेगी? फोर्थ में. अब यदि ऑर्बिट कोस समान हो, मतलब सबके लिए सभी में 4-4 आ रहा है या 3-3 आ रहा है, तो उस कंडीशन में सबसे पास में कौन सा ऑर्बिटल हुआ? एस ऑर्बिटल, फिर पी, फिर बी और एफ. यदि एन की वैल्यू सेम हो तो सबसे ज्यादा फिर किस में से चाहिए? एस में से, फिर उससे कम पी में, उससे कम डी में, सबसे कम एफ में. तो मतलब संख्या के हिसाब से देखें तो सबसे पहले किससे निकलेगा? और से. और कक्षक के हिसाब से देखें सबसे पहले किसमें निकलेगा? तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें चाहिए? एस में. कब? जब एन समान होगा. और एन अलग अलग है तो इनको देखना ही नहीं, एसपी को, फिर एन को ही देखना है. जिसमें एन कम होगा उसकी आयनन एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा होगी. तो यदि एन समान हो तो आई ई का क्रम, value of n is same, then order of IE, ionization enthalpy. तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? S की, उससे कम P, उससे कम D, उससे कम F. कब? जब n की वैल्यू क्या होगी? सेम, समान होगी. तो n की वैल्यू सेम है तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? s ऑर्बिटल की होगी, या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसमें ज्यादा देंगे. एग्जांपल की बात करें तो 4s, 4p, 4d, 4f. IE की बात कर रहे हैं अपन, n की वैल्यू सेम है 4, 4, 4, सभी में n की वैल्यू 4 आ रही है. कोस तो समान हो गया 4, कक्षक अलग अलग हो गए SPDF. तो किस में से निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए? S में से. तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई? 4s की हो गई. सेकंड, यदि n की वैल्यू, n का मान भिन्न भिन्न हो तो जिसका n कम उसकी आयनन एंथैल्पी क्या होगी? अधिक होगी. n का मान यदि अलग अलग है
n का मान क्या है, अलग अलग है। तो आपको sp कुछ देखना ही नहीं है, जिसमें n का मान कम होगा उसके आयनन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। If value of n is different, then lower the value of n, higher the value of IE। तो n की वैल्यू डिफरेंट है, तो जिसमें n का मान कम होगा उसके आयनन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसमें चाहे D हो F हो कोई भी हो, उससे कोई नहीं फर्क पड़ना, ठीक है। जैसे 3D 4S 5F 6P, आयनन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, 3D की। इसमें n 3 है या 4 है 5 है 6 है, इसमें SPD से कोई मतलब नहीं है हमें। n की वैल्यू जिसमें ज्यादा है उसकी आयनन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। जिसमें n का मान कम है उसकी आयनन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो भेदन क्षमता पेनिट्रेटिंग पावर में आपको क्या देखना, n की वैल्यू देखनी है, पहला काम, ठीक है। तो n की वैल्यू सेम है तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, s की। n की वैल्यू अलग अलग है तो जिसमें n कम उसकी आयनन एंथैल्पी ज्यादा होगी, सीधी बात। हाँ, फिर वो SPD देखना। फिर इसमें 5वां पॉइंट आता है अर्धपूरित एवं पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व। स्टेबिलिटी ऑफ half-filled and fulfilled orbitals। Stability of half-filled and fulfilled orbitals, अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व। अर्धपूरित मतलब क्या होता है, आधे भरे हुए, S1 P3 P5 F7। पूर्णपूरित मतलब क्या होता है, पूरे भरे हुए, S2 P6 P10 F14, है ना। हाफ फील्ड का मतलब हाफ फील्ड आधे भरे, S1 P3 P5 F7। फुल फील्ड मतलब पूरे भरे, S2 P6 P10 F14। तो ये जो हाफ फील्ड कंडीशन है, अर्ध भरे और पूरे भरे, ये अपन ने पहले भी पढ़ा था। ये क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। ये अधिक स्थायी होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। स्थायी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा चाहिए, ज्यादा स्थायी है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। ऊर्जा ज्यादा चाहिए तो आयनन एंथैल्पी क्या होगी, तो आवश्यक ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अर्धपूरित और पूर्णपूरित जो कक्षक हैं, अर्धपूरित और पूर्णपूरित जो कक्षक है वो अधिक स्थायी होने के कारण इनके आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो दीज आर मोर स्टेबल। मोर स्टेबल तो रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है तो आयनन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। आयनन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अर्धपूरित और पूर्णपूरित जो कक्षक होते हैं, आधे भरे और पूरे भरे, वो ज्यादा स्थायी होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, इसलिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। एनर्जी ज्यादा चाहिए तो आयनन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी किसी दूसरे ऑर्बिटल के कंपैरिजन में, दूसरे कक्षक की तुलना में। तो ये चीज हमारे पास हो गई, इस पर अफेक्टिंग फैक्टर्स, प्रभावित करने वाले कारक। इसको आयनन
एंथैल्पी को हटा दे। इसके बाद पीरियडिक टेबल में अपन बात करें तो दो चीजें, वर्ग और आवर्त। आवर्त पीरियड और वर्ग या समूह। आप इधर से इधर जाते हैं, आप चीज जान रहे हैं, तो इधर से इधर जा रहे हैं तो आकार क्या होता है, साइज कम होती है। कम होती है तो एनएन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार कम होता है। आकार कम होता है तो एनएन एंथैल्पी आकार के उल्टी चलती है। आकार कम होता है तो एनएन एंथैल्पी की वैल्यू अधिक होती है, बढ़ती है। जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे अपन जाते हैं तो आकार या जो साइज है वो बढ़ता है, तो एनएन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार कम होता है, एनएन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार का मान बढ़ता है, एनएन एंथैल्पी का मान कम होता है। और पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में सबसे अधिक एनएन एंथैल्पी, सबसे अधिक एनएन एंथैल्पी, हाईएस्ट एनर्जी एंथैल्पी किसकी होगी। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि पूरी आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनर्ट गैसेज की होती है, अक्रिय गैसों की होती है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, पूर्ण पूरित विन्यास के कारण। आवर्त सारणी में सबसे अधिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी अक्रिय गैसों की होती है, किसके कारण, पूर्ण पूरित विन्यास के कारण, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण। तो एक एलिमेंट की बात करें तो कौन हुआ, हीलियम। बाकी ग्रुप की बात करें तो पूरा इनर्ट गैस या नोबल गैस। तो पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी हीलियम की या मतलब अक्रिय गैसों की होती है, और सबसे कम आयनन एंथैल्पी लोएस्ट तो CS की, सीजियम की। और ग्रुप की बात करें तो एल्कली मेटल्स। तो पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी हीलियम अक्रिय गैसों की, और सबसे कम सीजियम मतलब क्षार धातुओं की होती है। ठीक है, तो प्रत्येक आवर्त में सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी अक्रिय गैसों की और सबसे कम क्षार धातुओं की होती है। ठीक है, ये चीज इसमें हमारे पास आयनन एंथैल्पी की होती है। सबसे कम सबसे ज्यादा किसकी होती है, वो चीज अपन इसमें देखते हैं। बता दें, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन कैसे देखते हैं, आयनन एंथैल्पी का क्वेश्चन। तो आयनन एंथैल्पी क्वेश्चन देखिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन आबंध एंथैल्पी के जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो एलिमेंट के लिए पूछ रहा है उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना पड़ेगा, या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये पीरियड में आएगा, जब जनरली पीरियड का क्वेश्चन आता है आवर्त का। ठीक है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और उसमें दो ही चीजें देखनी है आपको, ज्यादा कुछ देखना नहीं है, क्योंकि आवर्त में आकार तो आप जान ही रहे, आकार छोटा हो रहा है इधर से उधर जाने पर। तो एक तो देखना आपको हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, अर्धपूरित, पूर्णपूरित, और एक आपको देखना पेनिट्रेटिंग पावर, भेदन क्षमता। बाकी अपना काम हो जाता है। देखिए जैसे फर्स्ट ए तो है, मतलब सेकंड पीरियड की बात करें अपन,
सेकंड पीरियड दूसरा आवर्त। दूसरे आवर्त में एलिमेंट्स कौन से? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, यहां से यहां तक, इधर से इधर आप जाते हैं तो आप जानते हैं आकार, साइज घटता है तो आयनस एंथैल्पी का मान। मैंने ये एरो देखा यहीं तक रखा है, फ्लोरीन तक, क्योंकि नियोन का साइज तो सबसे बड़ा होता है ना, तो इसको तो इसका साइज तो सबसे बड़ा है, मैंने यहीं तक रखा है। यहाँ तक आ रहा है साइज कम हो रहा है, आकार कम हो रहा है। ये तो इनर्ट गैस का तो सबसे ज्यादा होता है, बड़ा होता है। अच्छा, अब लिखना है आप लोग कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। ओके, इधर से इधर जा रहे हैं, साइज कम हो रहा है।